हेलो। हेलो। सबका आवाज जा रहा है? Yes, sir. Hello friends. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good afternoon. Sorry. अच्छा, 12 बज गया ना? 12 बज Good गया। afternoon. गुड आफ्टरनून। Yes, sir. 12 किसका बजा, तुम लोग का कि घड़ी का? Sir, घड़ी का। घड़ी का है। आप में से कोई नए भी है क्या? आप में से कोई ऐसा है जो इसका आज फर्स्ट क्लास है? आपके फिजिक्स क्लास में किसी का था फर्स्ट क्लास? गोविंद आपका? Yes, हेलो। sir. आपका फर्स्ट क्लास है Sir. आज? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। जो पहले पढ़ाया है, ठीक है, नोट्स ऑलरेडी व्हाट्सएप में है, और जो आज पढ़ाऊंगा वो भी अपलोड करूंगा। तो जो पहले पढ़ाया है वो क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और एक आध मिनट देख लेते हैं और लोग जुड़ेंगे तो एक आई नंदनी। then अंशु। एक चीज और आपको बता दूं, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ओके, वो टॉपिक्स का क्वेश्चंस रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। तो वो सभी क्वेश्चंस आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं, और वो सभी क्वेश्चंस मैं एक दिन डील करूंगा। जैसे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस, फिर 5 क्वेश्चंस, ऐसे करके सब डील करते चले जाएंगे हम लोग। चलो आगे की ओर देखते हैं। और लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है कोई? प्रियांशु, हाँ बोलिए। सर, बुक नहीं है सर। अभी तो बुक अवेलेबल। बुक नहीं है ना? ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको जो दूंगा लिख के, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, और उसके बाद मैं उन सारे क्वेश्चंस डील कर दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस आंसर्स Yes. के साथ आपको समझा दूंगा। हाँ, ये अच्छा उपाय है, डाउनलोड एनसीईआरटी ऐप। लेकिन एनसीईआरटी ऐप में आपको हर चीज मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएंगे, तो फिर आप खुद का मेहनत नहीं करोगे। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कीजिए, अच्छी बात है, खुद से पढ़ना चाहिए। लेकिन आप आंसर्स एनसीईआरटी ऐप से नहीं देखेंगे, आप आंसर्स खुद का लिखेंगे। उसके बाद आप चाहे तो एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं कि योर आंसर एंड द एनसीईआरटी गिव्स आर सेम और नॉट। ओके, चलिए आगे की Yes. एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे की ओर देखेंगे हम लोग। और स्क्रीन आपको दिखे तो मुझे यस लिखना है, जिसको नहीं दिखे आप नो लिख के करेंगे। देखिए कुलदीप, मैंने केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट लेक्चर में दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। उस इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था केमिस्ट्री
हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, वो केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है, उन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद मैंने आपको एक यहाँ डेफिनेशन दे रखा है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। फिर कितने टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री होते हैं जिनको हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायो एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है। देन स्टेट्स ऑफ मैटर बताया है, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने जो पढ़ा है पहले वही है, उससे कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनके बारे में कुछ लिख रखा है। देन मैटर, मैटर का डेफिनेशन, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, इन सब का डेफिनेशन अलोंग विथ एग्जांपल दे रखा है। ये आपको एक बार रीड आउट करना है और वापस से मुझे पूछ के लेना है। ये आपने जो पढ़ा है 9th-10th में वही है, सेम डेफिनेशंस बट विथ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स। नेक्स्ट है नया चीज, दैट इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। मेजरमेंट इज नथिंग बट द हम कुछ भी चीज मेजर करते हैं, जैसे टाइम मेजर कर लीजिए, लेंथ मेजर कर लीजिए, वॉल्यूम मेजर कर लीजिए, तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है इन सबको मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहला हिस्सा है न्यूमेरिकल पार्ट एंड दूसरा हिस्सा है यूनिट। न्यूमेरिकल पार्ट कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड, जो ये 10 मैंने लिख रखा है 10 किलोमीटर, इसमें 10 जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, और किलोमीटर जो है वो हमारा यूनिट का हिस्सा है। ओके, इसका मतलब है कि इस किलोमीटर में मैं के अगर हटा दूं तो हो जाएगा मीटर। 10 मीटर और 10 किलोमीटर में जमीन आसमान का फर्क है। तो किसी भी मेजरमेंट में ये दोनों हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर कितना दूर है, तो आप उसे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किलोमीटर है, आप उसको कहेंगे 20 किलोमीटर यहाँ से है। या फिर ये भी नहीं कह सकते कि 20 है, आप उसको पूरा पूरा बताएंगे 20 किलोमीटर। मतलब आपके लिए वो नंबर भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए वो यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते कि 20 सेंटीमीटर पे मेरा घर है। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब है आप एक कदम बढ़ाएंगे आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कोई आपके गेट पे खड़ा होकर पूछेगा आपका घर कहाँ है, कि भाई 1 सेंटीमीटर बढ़ाए और मेरा घर दिख गया। ठीक, तो मेजरमेंट में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, पहला न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल हिस्सा, और दूसरा है यूनिट। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट सिस्टम्स कहने का मतलब है कि यूनिट्स को हम किन किन चीजों में मेजर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स है जो अलग अलग देशों में चलता है, जैसे FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। आपको जानकर ये आपको पता होगा, लोग फुट में भी गिनते हैं कि 1 फुट इतना होगा, 2 फुट। आप गांव में देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं अगर लकड़ी तोड़ेंगे तो बोलेंगे ये 1.5 फुट का लकड़ी है। आपको अगर ध्यान है तो आप ऐसा देख सकते हो, मार्केट में आप जाओ तो लकड़ी आपको ज्यादातर मेजरमेंट मिलेगा फुट में, वो मीटर में नहीं दिखता। देन पाउंड वजन के लिए यूज किया जाता है। केक आप खरीदेंगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा। और टाइम, सेकेंड्स यूज होते हैं टाइम के लिए, ये आपको हमेशा देखने को मिलता है। देन कुछ कन्वर्जन है यहाँ पे, 1 पाउंडल कितना होगा, 1 पाउंड कितना होगा। सेकेंड सिस्टम आता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, इसको CGS सिस्टम भी कहते हैं। सेम वैसा ही है FPS के जैसा। यहाँ पे भी लेंथ था, मास था और टाइम था। यहाँ भी सेम चीज है, लेंथ, मास एंड टाइम, लेकिन इसका जो यूनिट है वो अलग होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और फिर सेकेंड। तीसरा MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। यहाँ पे लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकेंड में। सिर्फ फर्क क्या है सब यूनिट्स का, कि हर जगह अलग अलग यूनिट का वैल्यू है। उसके बाद लास्ट है SI सिस्टम, जो हर जगह यूज किया था, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, ये हर जगह यूज होते हैं।
इसमें 7 बेस यूनिट माना जाता है। ये 7 बेस यूनिट आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स का जो लेक्चर है आपका यूनिट एंड डायमेंशंस का, उसमें भी आपने ये 7 बेस यूनिट पढ़ा है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद एक टेबल मैंने दे रखा है प्रेफिक्सेस का। टेबल जो है ये एक्चुअल में बड़ी संख्या को छोटा और छोटी संख्या को बड़ा करने के लिए होता है। जैसे 10 टू द पावर 24, तो अगर 10 टू द पावर 24 को मैं लिखूं 1 0 0 0 0 0 0, ये काफी बड़ी संख्या होगी, इसको छोटे में लिखा जाता है। इसमें हर किसी का एब्रीविएशन दे रखा है, मतलब छोटा फॉर्म लिखा हुआ है, उन सब का सिंबल दे रखा है, और इन सब में से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट है, ऊपर टेबल के साथ एक और चीज है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम काफी बार यूज किया जाता है डिस्टेंस के लिए। जैसे नैनोमीटर यूज करते हैं, पिकोमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, वैसे ही एंगस्ट्रॉम यूज किया जाता है। एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट का नाम है। इसमें एक एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना होगा, माइक्रोमीटर में कितना होगा, नैनोमीटर में कितना होगा, पिकोमीटर में कितना होगा, वो है। अब एक चीज देखो, हम एक चीज जानते हैं कि हम लोग को अगर मेजर करना है कुछ भी चीज, जैसे आप स्केल अगर मेजर करो तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मुझे 10 टू द पावर -1 मेजर करना होगा तो क्या करेंगे, या 10 टू द पावर -2 मेजर करना हो तो हम कैसे समझेंगे इस चीज को कि ये 10 टू द पावर -2 मेजर है। इसका मतलब है कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं मेजरमेंट की तुलना में, या मेजरमेंट की दुनिया में हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। 10 टू द पावर 2 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर, कहने का मतलब मैं यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे जाऊंगा। ठीक, अगर उसी चीज को मैं कहूँ केमिस्ट्री की दुनिया में, इसको कैसे कहते हैं कि केमिस्ट्री में जो डिस्टेंस है वो एटम्स के अंदर देखा जाता है। मतलब हम एटम्स के अंदर जाके देख रहे हैं, इस वजह से हम करते क्या है कि वो जो डिस्टेंस है उसको हम बताते हैं 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -6, हम इतना अंदर गए हैं, इसका ये मतलब होता है। देन सम अदर कन्वर्जन्स, जैसे लीटर को मिलीलीटर में हो गया, डेंसिटी है, सेंटीमीटर क्यूब है, ये सब। टेम्परेचर स्केल, 3 स्केल दे रखे हैं मैंने, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड देन केल्विन। उसके बाद इन तीनों टेम्परेचर का कन्वर्जन यहाँ दे रखा है कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा, केल्विन को सॉरी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइट किए हुए वो आंसर्स हैं, तो आपको ये खत्म करना है। हाँ प्रियांशु बोलिए। सर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही है। हाँ क्यों? सर यहाँ 660 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में उसका वैल्यू 1220 कैसे होगा? एक एक मिनट, नहीं ये केल्विन है एक्चुअली, मैंने बाय मिस्टेक से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट दे रखा है। देखो यहाँ मैंने यस फ़ारेनहाइट सर। लिखा है, ठीक है, तो ये चेक करना होगा वापस से, ठीक है। ओके, ये चेक कर लेंगे वापस से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दिया है यस केल्विन में और आंसर सर। आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया है। यस सर। ओके, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। यस। देन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशंस फिर वही चीज, किसी बड़ी संख्या को छोटा लिखना या किसी छोटी संख्या को बड़े में लिखना, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। n इंटू 10 टू द पावर n की तरह, ये आप लोग 10th में या 9th में हमेशा मैथ्स में पढ़ते आए हो, सेम चीज आपको केमिस्ट्री में अप्लाई करना है, और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। उसके बाद मेथड दे रखा है मैंने, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? उसके बाद मैंने मेथड दे रखा है टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। एक एग्जांपल है
उसके बाद टू कन्वर्ट नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका भी एक एग्जांपल है। फिर आता है फेज ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा में कैसे कन्वर्ट होगा, और वापस से जब प्लाज्मा से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो ये क्या क्या कहलाता है, उन सबका ये जनरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन, ये सब डेफिनेशन 11th में आपको कोई पूछता नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। उसके बाद फिर एक यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन, ये कन्वर्जन आपके एनसीईआरटी से अपेंडिक्स 4 एंड अपेंडिक्स 5 को मिला के उठाया गया है। ओके, ये कन्वर्जन्स आपको याद नहीं करना, न्यूमेरिकल के टाइम पे इसको देख देख के आपको सॉल्व करना है, क्योंकि याद करने बैठेंगे तो ये एक बार में याद नहीं होने वाला, तो हम क्या करेंगे, थक हार के छोड़ देते हैं। तो आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, आपको सिर्फ करना क्या है, जब भी मैं न्यूमेरिकल दूं या कैलकुलेशन का हिस्सा आए तो आपको ये चार्ट निकालना है और उसमें से देख देख के आपको करना है। सबसे पहले मैंने दे रखा है यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ किन किन चीजों में कैसे कन्वर्ट होगा वो है। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम जो ज्यादातर यूज होते हैं न्यूमेरिकल में वो है। प्रियांश, विपुल कितना सोओगे? उसके बाद है मास, कौन सा मास ज्यादातर पूछा जाता है, किसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है वो है। उसके बाद है एनर्जी, एनर्जी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसे जूल, यहाँ जूल है, जूल जूल अर्ग में कन्वर्ट होगा। उसके बाद कैलोरी है, कैलोरी जूल्स में कन्वर्ट होगा, जूल्स अर्ग्स में कन्वर्ट होगा, अर्ग लीटर एटीएम में कन्वर्ट होगा, लीटर एटीएम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स है। देन अर्ग जूल में कितना होगा, कैलोरी में कितना होगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कितना होगा, ये सभी कन्वर्जन आपको नॉर्मली प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते याद हो जाता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दो बार इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर, अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट या बेसिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक केमिस्ट्री का जो हिस्सा था वो खत्म हो गया, अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता क्या है कि जितने भी रिएक्शंस है, जो भी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या हमारा लैब में किया गया हो, हर रिएक्शन में एक एक प्रोडक्ट से या एक रिएक्टेंट से, सॉरी एक रिएक्टेंट से दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमको, तो कुछ ना कुछ केमिकल या फिजिकल चेंज तो होना ही होना है। ओके, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही होगा। तो वो जो चेंज है, जो पुराना बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और नया जो बॉन्ड है वो नया बॉन्ड बनेगा। तो ये जो चेंज होंगे, ये चेंज किस तरीके से होता है, क्यों होता है, इन सब के बारे में ये लॉज में दिया गया है। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉज आप सबने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सब जानते हो, लेकिन हम यहाँ पे कुछ फर्क देखेंगे, कुछ चेंज देखेंगे। It was given by French chemist Antoine Laurent Lavoisier in 1774. This is not so important. ये आपको एग्जाम में नहीं आता। देखो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने ये इस लॉ के बारे में बताया था, और इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total mass of products remains equal to the total mass of the reactants during a physical or a chemical change in a closed system. देखो यहाँ पे एक नया टर्म मैंने यूज किया है, सिस्टम। ये जो वर्ड है सिस्टम, सिस्टम का सबसे पहले मतलब समझिए। सिस्टम हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, आपका ऑलमोस्ट 6th चैप्टर है वो। ठीक है, सिस्टम होता क्या है, सिस्टम हर वो चीज है जो काम कर रहा हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं सिस्टम हूं, आप सुन रहे हैं तो सिस्टम है, आपका मोबाइल काम कर रहा है वो सिस्टम है, आपका फैन सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, जो जिस समय पे है और काम कर रहा है उसे हम सिस्टम कहेंगे। तो एक एग्जांपल ये भी आप देख सकते हैं कि
केमिकल रिएक्शंस अगर चल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन उस टाइम सिस्टम कहलाएगा। बिल्कुल, जाके पानी पी लीजिए, 2 मिनट 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं पानी पी के आता हूं, मेरा भी गला सूख रहा है। और तब तक बिल्कुल आप भी पानी पी लीजिए, बहुत तब से नींद ले रहे हो। बस 1 मिनट होल्ड करना, मैं तुरंत आया। बिल्कुल इतना सो रहा है कि उसको देख देख के हमको नींद आ जाएगा। ठीक है, देखो सिस्टम, सिस्टम क्या चीज है, हर वो चीज जहाँ पे काम हो रहा हो। सिस्टम जो है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला ओपन सिस्टम, मतलब खुला हुआ सिस्टम। दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, जो यहाँ मैंने लिख रखा है क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अभी मैं एक ही एग्जांपल में आपको तीनों चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में पानी गर्म कर रहे हैं किसी पतीले पे, ठीक है। आप क्या करो, उस पतीले का जो ढक्कन है उसको आप खोल के रख दीजिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो पानी है वो भाप के रूप में बाहर निकलना चालू हो जाता है। ओके, जब पानी भाप बन के बाहर निकल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पतीले का जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है, पानी घट रहा है पतीले में। तो पानी भाप के साथ साथ कुछ मास भी उड़ा के लेके जा रहा है। तो उस वक्त हम कहेंगे क्या, कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी भी लॉस हो रहा है और मास भी लॉस हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, खुला हुआ सिस्टम। अब इसी क्या करो, इसी चीज में आप वापस से एक ऊपर ढक्कन लगा दो, या उसके ऊपर एक थाली रख दो जो उसको ढक के कंप्लीट कर दे। तो होगा क्या, जो स्टीम बनेगी वो उस ढक्कन के वजह से अंदर ही ट्रैप होके रहेगा, जिसके वजह से ना मास निकलेगा बाहर, सॉरी, उसके उसके वजह से मास बाहर निकल नहीं सकता, लेकिन एनर्जी तो लॉस होगा ही होगा। क्योंकि आपका जो बर्तन है वो बर्तन गर्म हो रखा है, तो उसके आसपास की चीजें भी गर्म होंगी, मतलब उस गर्म बर्तन से हीट ट्रांसफर हो रहा है दूसरी चीजों को, मतलब हवा को। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आपका मास तो अंदर रह गया लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब चले आइए तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आप सबके घर में थर्मस फ्लास्क होगा जिसमें पानी गर्म रहता है। हर किसी के घर में थर्मस फ्लास्क होता है, ठंडे के टाइम में हम पानी गर्म करके उसमें डालते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपने कहीं ना कहीं तो पक्का देखा होगा। ओके, तो वो जो थर्मस फ्लास्क है, आप उसमें देखिए पानी अगर आज डाला गर्म तो उसमें कम से कम 1 दिन 2 दिन तक पानी गर्म ही रहता है। वैसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो पानी उसमें गर्म पानी डाल रहे हो वो पानी 2 दिन के बाद वापस से ठंडा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपका मास तो वहीं रह गया लेकिन एनर्जी लॉस हो चुका है, जो पानी गर्म था वो ठंडा हो चुका है। हाँ बिल्कुल बोलिए। सर स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, स्क्रीन दिख नहीं रहा, स्क्रीन मैंने चेंज किया ही नहीं है अभी तक, सिर्फ एक ही वो आपको ये सिस्टम बता रहा हूँ। ओके सर। स्क्रीन चेंज नहीं किया है मैंने। प्रियांशु को गला फाड़ के हंस रही है, हंस रहा है अभी है। चलो ठीक है, देखो ये 3 सिस्टम समझ में आया आपको, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आपके पास पेन एंड पेपर होगा तो पेन एंड पेपर पे ये तीनों सिस्टम का नाम लिख लीजिए, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लोज्ड और ओपन सिस्टम का जिक्र किया है। फटाफट लिख लीजिए, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। नंदनी फटाफट लिखिए, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम।
ओके अब देखो, ये जो पहला लॉ है हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बेसिकली कहिए या जो करना कहिए, ये आपको क्लोज्ड सिस्टम में ही देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये कहता क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम सब ने ये पढ़ा है पहले। तो अभी एनर्जी के जगह हम क्या लगाएंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। मतलब एक बॉन्ड तोड़ के वो दूसरे अलग नए बॉन्ड्स में सिर्फ फॉर्म होगा। अभी देखो एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड गिव्स यू मरकरी प्लस ऑक्सीजन। मतलब 100 ग्राम मरकरी अगर हमने लिया है तो ये टूटने के बाद हमको 92.6 ग्राम मरकरी देगा और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन देगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होना चाहिए। अगर दोनों का मास सेम है तो हमारा ये लॉ सेटिस्फाइड होता है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। देखो इस लॉ को हम कहते हैं, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। कहने का मतलब है कि मैटर को ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही जोड़ा जा सकता है अपने मन से। एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द अबव लॉ। सबसे पहला देखो, सबको स्क्रीन दिख रहा है तो आप एक बार ये क्वेश्चन खुद से पढ़िए, एकदम ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ोगे सब। ध्यान से पढ़िए और अच्छा होगा कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए जो जो आप पढ़ रहे हैं इसमें से। हो गया? पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया, लिख लिया सबने? देखो अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम का पानी लिया गया, उसमें 1.7 ग्राम AgNO3 को डाल दिया गया। उसके बाद 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फिर क्या किया गया, 100 ग्राम अलग से पानी लिए और उस 100 ग्राम में सोडियम क्लोराइड NaCl हमने कितना डाला, 0.585 ग्राम। और उसके बाद इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मतलब हमारे पास टोटल पानी कितना हो गया, 200 ग्राम। 100 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट का और 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड का। तो हुआ क्या, मिक्स करने से पहले कितना था, यहाँ AgNO3 का टोटल मास है 1.70 ग्राम, उसका मास है NaCl का 0.585 ग्राम, उसका है मास ऑफ वाटर दैट इज 200 ग्राम। ओके, टोटल कितना मिल गया, 202.285 ग्राम। उसके बाद जब ये रिएक्ट हो जाता है तो रिएक्ट होने के बाद हमको क्या देता है, 1.435 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 1.435 gram of silver chloride and 0.85 gram of sodium nitrate, 0.85 gram of sodium nitrate। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे टोटल मासेस बिफोर केमिकल चेंज यहाँ भी ऐड किया है 200 ग्राम पानी, और टोटल मासेस आफ्टर केमिकल चेंज यहाँ भी ऐड किया है 200 ग्राम पानी।
तो इस जहां आपने क्वेश्चन लिखा है वहां पे एक चीज लिख लीजिए, अभी नोट डाउन कीजिए कि जो भी चीज आपके केमिकल रिएक्शन में एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो रिएक्शंस के आखिरी में वापस से मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पानी आपके पास एक्सेस क्वांटिटी में है, मतलब 200 ग्राम पानी आपके पास अगर पहले रिएक्टेंट के टाइम में भी था तो वही आप 200 ग्राम पानी आपको प्रोडक्ट के टाइम पे भी मिलेगा। मतलब जिसका जो अधिक होगा उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको टोटली कितना मिलेगा प्रोडक्ट में वापस से मास 202.285 ग्राम, मतलब hence the mass of reactants is equals to mass of product। आप लिख सकते हैं कि जो भी चीज एक्सेस क्वांटिटी में होगा रिएक्शन में वो एज इट इज हमको मिलेगा, मतलब अनचेंज्ड मिलेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मास ऑफ वाटर 200 ग्राम रिएक्शन से पहले था, वही मास ऑफ वाटर 200 ग्राम रिएक्शन के बाद भी मिलना चाहिए, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। नहीं तो ये इसको आप बराबर करते रह जाओगे, ये बराबर कभी नहीं होने वाला। अब देखो ये हमारा जो लॉ है इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लॉ बदलने वाला है। देखो ये लॉ हर जगह सटीक बैठता है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में सटीक नहीं बैठता। अगर इस लॉ को मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में लेके जाऊं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप इस ड्राइंग को ढंग से देखिए। इस ड्राइंग में क्या है, हमारे पास एक यूरेनियम है, इसका हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करा रहे हैं अगर, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, क्रिप्टॉन मिलता है और उसके बाद बेरियम मिलता है। ठीक, और ढेर सारा ये एनर्जी मिलता है। ओके, तो क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूलर मास देखो 92 और बेरियम का मॉलिक्यूलर मास है 141। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये दोनों को मिलाने के बाद हमको टोटली कितना मिलेगा मॉलिक्यूलर मास 233। ओके, 233, लेकिन एक्चुअल में यहाँ मॉलिक्यूलर मास कितना है 236। तो हमने यहाँ पे जो पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वो थ्योरी अगर हम देखें तो वो थ्योरी यहाँ फेल होता है। लेकिन इस फेलियर को आइंस्टीन ने समझाया है कि यहाँ पे जो मास है वो मास आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता बल्कि वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। According to the equation, E is equals to delta mc square। E is equals to delta mc square, या फिर यू कह सकते हैं E is equals to mc square। ठीक, m क्या है, m is the mass डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कहने का मतलब यहाँ पे कितना मास बचा रह गया, तो 236 माइनस 233 दैट इज 3। यहाँ पे 3 नंबर जो है वो बचा रह गया, तो यहाँ पे जो m होगा वो 3 होगा। और जो c है, c को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जितना यहाँ पे मास कन्वर्ट हो रहा है वो आपका एक्चुअल में एनर्जी में बदल जा रहा है। इस वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम पहले पढ़ रहे थे वो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होके क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कहने का मतलब है कि जो मास यहाँ से गायब हुआ वो मास बदल जाएगा एनर्जी में, और इस लॉ का हम नया नाम रखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, ये आज का आपका लेक्चर है। इसमें मैंने नया आज आपको जो नया देखने को मिला दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको असाइनमेंट के रूप में मिल जाएंगे, वो वापस से आपको करके बना के सबमिट करना है। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या फिर नोट्स के पढ़ने के बाद भी पूछ सकते हैं। विपुल को कोई डाउट नहीं है आफ्टर रीडिंग नोट्स, चलो ठीक है। एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो
किसी का नो यस कुछ नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नोट्स एक बार पढ़ लीजिए, गो थ्रू द नोट्स। उसके बाद आप असाइनमेंट बनाएंगे। असाइनमेंट में कुल 4-5 क्वेश्चंस होंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स है तो वो न्यूमेरिकल्स आप ढंग से बनाएंगे। ओके, क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के इजीली बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ठीक है, बी सेफ, बी होम।